अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एमजीटी ट्रिपल वन की लेक्चर सीरीज़ का आज 45वां और आखिरी लेक्चर है, जो है मैनेजरियल प्रोग्राम एजेंडा की बात जो हम कर रहे थे उसी का लास्ट पार्ट है। तो ये आज हमारा आखिरी जो है वो लेसन होगा एमजीटी ट्रिपल वन की लेक्चर सीरीज़ का। तो हम हुड के जो है वो प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, तो 5 हमने पढ़े और हम छठा आज पढ़ेंगे, स्ट्रेस ऑन प्राइवेट सेक्टर स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। यानी उसने ये कहा कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस दिया जा रहा है, ज़ोर दिया जा रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर का जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, उस पे ज़ोर दिया जा रहा है। यानी कि स्टाफ को जो पोजीशन देनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए, उसका परफॉर्मेंस देख के उसको जो है वो उसकी देनी चाहिए, पे देनी चाहिए, मेरिट वगैरह। तो ये सारा एम्फेसिस परफॉर्मेंस पे था। तो ये शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, तो यानी ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान ज़्यादातर बनाए जाते हैं। डिसिप्लिन एंड पेरिसमोनी इन रिसोर्स यूज़, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स इंक्रीज्ड अटेंशन टू द बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यानी इसमें जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है इसको रिक्वायर्ड थी कि वन बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी यूज़ रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाए कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ यूज़ करने हैं। यानी आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करनी पड़ेगी अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते वक्त। And this includes cutting costs but also involves decreasing resources of emphasize those programs which assist the attainment of strategic objectives। यानी कि इसमें ये भी फिर चीज़ इंक्लूड हो जाती है कि आप वो सारे प्रोग्राम्स जो मतलब आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से सही नहीं है, आप उनको फिर आपको डी एम्फेसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एम्फेसाइज सिर्फ उन चीज़ों को करना है जो आपकी जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हैं। तो यानी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, कंट्रोल करना सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन और रिसोर्सेज को यूज़ करने में जो पेरिसमनी है ये बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये इनकी चीज़ें थी। तो ये आज जैसा कि आज हमारा ये आखिरी लेक्चर है, तो लेकिन आपको जो है वो पेपर्स में तैयारी करने के लिए कुछ जो हेल्पिंग वीडियोस भी मिलेंगी। तो जिन्होंने अभी तक मेरा लेकिन जो है वो चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब हेल्पिंग इसका मटेरियल आएगा तो आप लोगों को ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आगे हम चलते हैं थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, जो थ्योरीज हैं मैनेजमेंट की। तो एक है थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी और एक थ्योरी ऑफ सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पे इन्होंने यहाँ पे कोई बात नहीं की कि ये क्या होती हैं। उन्होंने इसके अलावा ये बताया कि इकोनॉमिस्ट्स और इकोनॉमी थिंकिंग जो है, यानी कि मेन चीज़ जो ये थी कि मतलब ये जो हमने मैनेजमेंट की बात की, तो ये सारी प्राइवेट मैनेजमेंट में इनका ये फोकस था कि जो सारी बात इकोनॉमी पे, यानी सारी पैसे की बात है, यानी सारा बेसिस जो है, सारी की जो चीज़ है वो पैसे पे है। तो इस पे इन्होंने इकोनॉमिस्ट्स ने ये बोला कि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को आप कंट्रोवर्सी बना लो जिस पे बहस करना शुरू हो जाए। ये सिर्फ एक चीज़ है, एक क्लियर आइडिया है, एक एक्टिविटी है जिसमें आप रिसोर्सेज को इस तरीके से लगाओ कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएँ आपकी। बस ये एक प्रिडोमिनेंटली जो लैंग्वेज है इकोनॉमिक्स की, कि बस आप जो मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ करो, उसको इस तरह कंसर्न करो कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएँ। तो जो मैनेजरियलिज्म है ये जो अलाउ करता है इंसान को कि वो सोशल साइंस थ्योरीज जो हैं वो उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही, यानी रैशनैलिटी पे बात हो रही है। एजम्पशन जो रैशनैलिटी की है वो इसमें बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की थिंकिंग जो है वो एक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दो तरीके से जो है गवर्नमेंट में एनालिसिस होता था कि कॉस्ट बेनिफिट देखा जाए कि बेनिफिट की कॉस्ट क्या आ रही है इस सिस्टम से। दूसरी है पब्लिक चॉइस थ्योरी, इसमें पेश की गई। अब इसकी भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल नहीं बयान की, बस इन्होंने बता दिया कि दो किस्म से जो है वो एनालिसिस होता है। फिर उसके बाद जो है जो मैनेजमेंट का जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है इस पर क्रिटिक जो हुआ, अब हम वो देखते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिक हुआ कि मतलब जब हमने इसको जब ये लाया गया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहने के लिए बाकायदा पब्लिक मैनेजमेंट कहना शुरू कर दिया गया। और जो पब्लिक सर्वेंट्स थे उनको जो है वो मैनेजमेंट सर्वेंट्स कहा जाने लगा। पाकिस्तान में जो है बाकायदा जो इदारे जो है सरकारी थे लेकिन उनको प्राइवेटाइजेशन की गई, तो उनके जो इदारे थे उनको मैनेजमेंट के इदारे मतलब कहना शुरू कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इस पे क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ। अब इस पे जो क्रिटिसिज्म हुआ हम उस पर बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक बेसिस ऑफ मैनेजरियलिज्म, यानी जो फाउंडेशन है मैनेजरियलिज्म की वो इकोनॉमिक्स पे है। यानी सबसे बड़ा क्रिटिक इसमें यही था कि जिसकी बुनियाद ही इकोनॉमिक्स पे है, यानी इस पे कोई और चीज़ है ही नहीं। यानी बेस इसकी यही है कि रैशनैलिटी होनी चाहिए, यानी हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट आप जो है वो अल्टरनेटिव यूज़ करो, आपको पता हो चाहे आपके रिजल्ट क्या आएगा। यानी लेकिन वो कहते हैं कि इसमें मेन क्रिटिक ये थी कि परफेक्शन जो है वो सोशल साइंस में नहीं हो सकती। यानी हमारी माशरे में परफेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है और गवर्नमेंट सेक्टर में परफेक्शन का जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। यानी आप अगर कहो कि हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम इतना रैशनल डिसीजन ले सकें, रैशनल डिसीजन हम पीछे पड़ चुके हैं कि जिसमें सारे अल्टरनेटिव्स पता हो, हमें रिजल्ट पता हो, रिस्क ना हो। तो ये चीज़ तो कहते हैं कि हमारे सोशल साइंस में परफेक्ट लफ्ज़ जो है वो इकोनॉमी में तो हो सकता है लेकिन सोशल साइंस में नहीं हो सकता, और इसकी जो है एप्लीकेशन गवर्नमेंट में वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकती। तो ये क्रिटिक था। दूसरी चीज़ जो है वो इन्होंने ये की कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये सर्विसेज तो प्रोवाइड करता है
यानी कि आप इसमें कॉस्ट वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें तो देख लेते हो, लेकिन जो बिहेवियरल लॉ है वो नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब पब्लिक सेक्टर में ये चीज़ें नहीं कर सकते आप इसको प्रॉफिट वाले जगह पे तो कर सकते हो, जहाँ पे आपको सामने वाले को प्रॉफिट देना है, वहाँ पे तो लोग आपके जो है वो उसमें सिस्टम में रहेंगे। लेकिन जो है जहाँ पे ये पब्लिक सेक्टर है, जहाँ पे वेलफेयर का काम होता है, वहाँ पे ये सिस्टम नहीं चल सकता, मुश्किल है। दूसरी चीज़ है जो द बेसिस इन प्राइवेट मैनेजमेंट, यानी कि जो प्राइवेट मैनेजमेंट की बेसिस क्या है, मैनेजरिज्म जो है वो इसको जो है मैनेजरिज्म को ड्राइव इट्स स्पिरिट, क्योंकि इसके स्पिरिट जो है, जो इसकी रूह है, वो निकली ही प्राइवेट सेक्टर से, यानी कि मार्केट से ये एक आइडिया लिया गया। तो इस वजह से इसमें भी इसको क्या जो है वो बहुत ज़्यादा किया गया इस पे क्रिटिसिज्म कि फॉर एग्जांपल अब जब हमारी जो है वो चेंजेस आ सकती हैं इनपुट्स और आउटपुट्स में। यानी अगर हमारी एक सिचुएशन है कि हमने एक बिज़नेस खोला है, तो हमें पता है हमारे पास कितना पैसा है, हमने कितना पैसा लगाना है, क्या रिज़ल्ट आएगा, हमारी इनपुट्स क्या हैं, हमारी आउटपुट्स क्या होंगी, हमारा मकसद क्या है उसको बनाने का, यानी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। आपके पास लॉजिक्स होते हैं वो बिज़नेस शुरू करने के, बिज़नेस ख़त्म करने के। लेकिन वो कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, कि बाज़ दफ़ा हमें ऐसे बहुत से काम करने पड़ते हैं जिनका हमारे पास मकसद भी क्लियर नहीं होता, ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता, हमें सिर्फ वेलफेयर के लिए वो काम करना होता है, हमें उस वक्त उसका नहीं पता होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब पब्लिक सेक्टर में मुश्किल हैं। फिर उसके बाद है न्यू टेलरिज्म की क्रिटिक की गई कि फेडरल जो FW टेलर था उसका आइडिया क्या था कि एफिशिएंसी पे उसने भी जोर दिया था, कि यानी उसने ह्यूमन रिलेशनशिप को बिल्कुल इग्नोर किया था। उसका यही था कि बस इंसान से अच्छे से काम करवाना है, उसके लिए उसको वेजेस दो, उसको वसाइल दो, उसको टाइम कर, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाओ। यानी कि जितने भी हमारे क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट थे ना, इनका एक ही चीज़ पे जोर था, वो था कि एफिशिएंसी बढ़े, किसी तरीके से काम किया। अब मैनेजमेंट में भी यही होता है कि प्राइवेट सेक्टर भी तो इसी चीज़ पे बात करता है कि काम की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। तो कहते हैं कि एक किस्म से आपने दोबारा से जो है वो न्यू टेलरिज्म शुरू कर दिया, आपने फिर से जो ह्यूमन रिलेशनशिप को निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि जब आप पब्लिक सेक्टर में होते हो तो आपको लोगों की ज़रूरियात से साथ साथ उनकी नेचर, उनकी कल्चर, उनकी जो है इस इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप एफिशिएंसी पे सारा ध्यान देने लग जाओगे कि बस बेस्ट किस तरह देना है, तो फिर तो ये वही बात हो रही है कि आप एक तरीके से न्यू टेलरिज्म को फिर से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये क्रिटिक किया गया कि एक न्यू टेलरिज्म आ रही है। फिर है पोलिटिसाइजेशन के जो चेंजेस जो पब्लिक सर्विस में पोलिटिसाइजेशन के हैं कि इसका मतलब ये था कि जो मिनिस्टर है, ठीक है, जो हेड जो मिनिस्टर है, अब वो हेड ऑफ मिनिस्टर है, वो अपने डिविजन्स, अपने डिपार्टमेंट खुद सेलेक्ट करेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा और डिपार्टमेंट के गोल सेलेक्ट कर लेगा। अब इससे क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल एक न्यूट्रलिटी थी, इम्पार्शियल सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, कि सब ने जो है वो काम करना होता था सिर्फ वेलफेयर के लिए, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सब अपने डिपार्टमेंट को जो है वो उनके गोल्स अचीव करने में चले जाते हैं। सब अपने, हर मिनिस्टर का यही होता है कि मेरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो अच्छा चले, चाहे दूसरा डिपार्टमेंट जाए बाहर में। तो ये जो सिस्टम है वो इसकी वजह से जो है वो एक सिस्टम बन जाएगा, जो न्यूट्रलिटी थी, जो इम्पार्शियल सिस्टम था, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी। जो अकाउंटेबिलिटी है वो इससे रिड्यूस्ड जो है वो हो गई है, कि अब जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का सिस्टम, जो प्रोसीजर है इसका, इसमें जो है ये सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है कि हर इंसान दूसरे को जो है वो एक हायरार्की है कि जवाब दे है, ठीक है, रूल्स बनाए गए हैं, अकाउंटेबिलिटीज़ बनाई गई हैं। तो वो कहते हैं कि वो लोग जो खुद ले के आते हैं एक इंसान को इलेक्ट करके, यानी कि जो पब्लिक है वो इलेक्ट कर रही है, खुद ही एक बंदे को इलेक्ट करके ला रही है, तो वो क्यों उससे जवाब मांगेगी। यानी वो कहते हैं कि इतना अकाउंटेबल हमें नहीं होना चाहिए, इनका ये भी था। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, वो कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने सारा जोर जो है वो गोल को सेट करने में, स्ट्रेटजीज़ को बनाने में, ऑब्जेक्टिव्स को फार्मूलेट करने पे लगाया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे बिल्कुल जोर नहीं दिया। इन स्ट्रेटजीज़ कैसे बनानी है, बजट कैसे बनाना है, इस पे तो जोर दिया गया, यानी बड़े बजट कैसे बनाने हैं, लेकिन लोअर लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, परफॉर्मेंस कैसे मैनेज करनी है, उस सारी चीज़ों को छोड़ दिया गया, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन पे जोर नहीं दिया गया। उसके बाद है कि अनक्लियर स्पेसिफिकेशन, और फाइनल जो क्रिटिक की गई कि फिर भी जितनी बातें कर लें इसमें, आपने बजट, आपने ये बात की कि हमें परफॉर्मेंस मेजर करनी चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए, प्रोग्राम बजट बनाओ, लेकिन कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दी आपने कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है क्या, यानी जो आपने मॉडल पेश किए इसकी कोई एक क्लियर डेफिनेशन, क्लियर स्पेसिफिकेशन आपने नहीं दी। तो ये सारी क्रिटिक थी, इस पे जो तनकीद की गई। तो इसका क्रिटिक के बाद अब सिस्टम क्या है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो सिस्टम था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटीज़ को जो मैनेजर है वो डिसेंट्रलाइज कर ले ताकि रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं। तो इस पर अब ये देखा जा सकता है कि अगर तो मतलब ये सिस्टम चलता है तो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी तो बेटर हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ तो आएगी, लेकिन फिर इसके जो सारे डिसएडवांटेजेस हैं वो भी है सारा। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो मतलब अब हमें रोल ऑफ गवर्नमेंट में देखना है कि अब अगर ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का सिस्टम आता है या पिछला सिस्टम रहता है, जो भी है, हमें क्या पता चलेगा कि गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है क्या वो प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट के हिसाब से क्या गवर्नमेंट चल रही है,
ठीक है, किस हद तक सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट में कौन सा इदारा है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए हो रही हैं या डायरेक्ट हो रही हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट की सर्विसेज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं या नहीं हो सकती, ठीक है, गवर्नमेंट को चार्ज कौन कर रहा है, उसके अलावा चीज़ों की कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट सर्विस क्या चल रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या है गवर्नमेंट के रोल्स में से गवर्नमेंट को ये सब कुछ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने आज जो है इसमें कवर की इस सारे कोर्स में। तो ये था हमारा जो MGT 111 की लेक्चर सीरीज़ जो है वो आज ख़त्म हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। और पेपर्स के नज़दीक मैं इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी वीडियोज़ बनाऊँगी, इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के बारे में। तो आप इसके लिए आपको जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और मुझे तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।